हाँ जी। सो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक कि अगर एक सॉल्यूशन में केवल एसिड होता है, बेस होता है या सॉल्ट होता है, तब कैलकुलेशन ऑफ पीएच हम कैसे कर सकते हैं। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर आपने एसिड और बेस को मिलाया तो बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, अगर आप एक एसिड और बेस को मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन की टाइट्रेशन कर्व इस प्रकार की रहेगी कि शुरू में पीएच बहुत लो रहेगा 1 के आसपास, क्योंकि मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड, ये कर्व इस प्रकार की जाएगी, ये कर्व इस प्रकार की रहती है। शुरू में चूंकि एसिड बहुत सारा रहता है इसलिए बेस की जो ड्रॉप्स गिरती हैं उनसे पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन बाद में जब एसिड कम होने लगता है मीडियम, तब बेस का इफेक्ट ज्यादा होता है और वो पीएच ज्यादा चेंज करता है। जब मीडियम में निग्लिजिबली स्मॉल H प्लस आयन बचते हैं तब बेस की जो ड्रॉप रहती है वो एकदम से पीएच बहुत तेज राइज कर देती है, फिर बेस के कारण पीएच बढ़ता है। द एंड पॉइंट पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी एट 7 बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करेंगे तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और इसके कारण मीडियम में एट द एंड पॉइंट पीएच 7 रहेगा। तो यहां पर पीएच 7 पर एंड पॉइंट आएगा और इससे रिलेटेड टिशन बन सकते थे। अगर यहां से लेकर यहां तक देखें तो यहां पर इस सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा है, बेस कम है, मतलब इस रीजन का जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता वो था NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb, NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। लेकिन इस पॉइंट पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न होने के कारण पीएच 7 रहता, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन आयन, और इस पीएच से बाद में मीडियम बेसिक रहता और मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb होता। तो ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन से आपको डिसाइड करना रहेगा कि ये कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन है। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करते हैं तो टाइट्रेशन कर्व थोड़ी ज्यादा तेज ऊपर उठती है। ये पहले ज्यादा फ्लैट थी क्योंकि एसिड वीक है, वो H प्लस आयन कम दे रहा है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो एंड पॉइंट पर सॉल्ट CH3COONA रहेगा। इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट 7 से हायर पीएच के आसपास कहीं पर आएगा, क्योंकि एंड पॉइंट पर केवल ये रहेगा मीडियम में और इसके कारण मीडियम एसिडिक रहना है, बेसिक रहना है इसके हाइड्रोलिसिस के कारण। तो यहाँ पर एंड पॉइंट का पीएच 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग होगा। लेकिन एंड पॉइंट के पहले मीडियम में ये वीक एसिड था जो कि थोड़ा ज्यादा था, जितना बेस डाला है वो लिमिटिंग है, तो यहां पर ये एक एसिडिक बफर रहेगा। इन दिस पर्टिकुलर रीजन ये एक एसिडिक बफर रहेगा।
इस पॉइंट के बाद यहां पर मीडियम में सॉल्ट रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा डाला गया स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ये एक्स्ट्रा डाला गया स्ट्रॉन्ग बेस इस सॉल्ट को हाइड्रोलाइज सप्रेस कर देगा, तो हम इसके कारण पीएच निकाल दिया करेंगे। तो एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तो ये अलग अलग प्रकार के केसेस बनते हैं। अब ये केसेस या तो ग्राफिकली डिस्कस किए जा सकते हैं लाइक दिस, और ये केसेस न्यूमेरिकली डिस्कस किए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इन क्या जाते हैं, तो आपको बता देते हैं कि इतने एसिड में इतना बेस मिलाया, तो पहले आप मोल कैलकुलेशन करके पता कर लो कि इनमें से कौन सी कंडीशन अवेलेबल है। यहां पर भी एसिड और बेस के मोल पता करके देख लो कि ये या ये कौन सी कंडीशन है, अकॉर्डिंगली पीएच निकालोगे। तो यहां पर एक एसिडिक बफर बनता। इसी प्रकार से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से न्यूट्रलाइज किया जाता, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इज न्यूट्रलाइज्ड विद वीक बेस, तो सॉल्ट NH4Cl बनता है इसका। और चूंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मीडियम का पीएच काफी कम रहना है और काफी फ्लैट चलना है जब आप बेस डालोगे। NH4OH वीक बेस है, HCl के मीडियम का पीएच काफी लो है, बेस ज्यादा H+ नहीं OH आयन नहीं दे रहा है, ज्यादा पीएच चेंज नहीं होगा। लेकिन मीडियम में जब H+ कम होने लग जाएंगे तब पीएच में चेंज आएगा, पर ये बहुत हायर ऊपर नहीं जाएगा। ये मीडियम का पीएच 4-5 के आसपास ही रहेगा, एंड पॉइंट वाला पीएच, क्योंकि यहाँ एट द एंड पॉइंट सिर्फ NH4Cl रहना है। तो pH 7 माइनस हाफ pKb ऑफ दिस वीक बेस माइनस हाफ log C, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला। इसके पहले यहाँ पर एसिड ज्यादा था, बेस कम था, तो यहाँ पर सॉल्ट ये मिलेगा मीडियम में आपको, प्लस ये बचा हुआ जो एक्स्ट्रा एसिड है, इसके कारण बस पीएच निकाल देंगे, क्योंकि ये इसके कैटायनिक हाइड्रोलिसिस को सप्रेस कर दिया करेगा। मगर इसके बाद वाले पोर्शन में ये एक्स्ट्रा आप डाल चुके हो और ये मीडियम में बन चुका है, और ये वीक बेस और उसका सॉल्ट के कारण बेसिक बफर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन के बाद बेसिक बफर बनेगा, पहले वो सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस को सप्रेस रखेगा। तो ये अलग अलग प्रकार की कंडीशंस होती हैं। जब आप एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हो तो आपको क्वेश्चन में पहले मोल स्केल कर लेना चाहिए एसिड के और बेस के, कि किसके कितने मोल्स दिए हुए हैं। बफर सॉल्यूशंस, अधिकतर क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशंस के आते हैं। A solution which does not changes its pH upon addition of some strong acid or strong base to it is called a buffer solution. अगर आपके पास में एसिटिक एसिड का एक इक्विलिब्रियम है तो बीइंग वीक एसिड ये बहुत कम डिसोसिएट होगा, और मीडियम में अच्छी खासी हाई क्वांटिटी में एसिटिक एसिड रहेगा। मीडियम में बहुत कम एसीटेट आयन होंगे, बहुत कम H+ होंगे। यदि हम इसमें बाहर से कोई बेस मिलाते हैं तो बेस से आने वाले OH आयंस इस H+ को कंज्यूम करेंगे, ये H+ कंज्यूम होगा तो एसिटिक एसिड खूब सारा अवेलेबल है, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आ जाए। इस इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड आने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अवेलेबल है, तो बेस जब H+ को कंज्यूम किया करेगा तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर उतने H+ आयन फिर से रिप्लेनिश कर देगा मीडियम में। इसलिए ये सॉल्यूशन बेस के अटैक के प्रति
रेजिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये एसिड के प्रति रेजिस्टेंट नहीं होगा। ये एसिड के अटैक के प्रति रेजिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने मीडियम में बाहर से कहीं एसिड मिलाया तो वो एसिड इसके H+ कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा और उनको कंज्यूम करने के लिए एसिडिटाइन मीडियम में बहुत ही कम है, वो उनको कम नहीं कर पाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम फॉल्ट तो आ सकता है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ दिस, बट बैकवर्ड नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ दिस। तो हम मीडियम में एक सॉल्ट ले लें जो ये आयन देता हो, सोडियम एसीटेट एसीटेट आयन प्रोवाइड करेगा और उसके कारण अब ये इक्विलिब्रियम बैक जा सकता है। तो इसका बैक जाना H+ को कंज्यूम कर लेगा, फॉरवर्ड जाना OH को कंज्यूम कर लेगा। तो नाउ दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होंगे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, एंड सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर, a mixture of a weak acid and its conjugate ion। एसिडिक बफर है, कोई भी वीक एसिड ले ले और उसका कॉन्जुगेट आयन ले ले, तो वो एसिडिक बफर का काम कर देगा। a mixture of a weak base and its salt with strong acid, ये बेसिक बफर का काम करेगा। a solution containing a salt of weak acid and weak base itself can act as a buffer solution। अगर सॉल्यूशन में केवल एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, अगर सॉल्यूशन में एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो ये सॉल्ट बफर कहलाता है। ये एक ही सॉल्यूट आपको मीडियम में डालना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सॉल्यूट बफर, क्योंकि आपको इसमें यहाँ 2 चीजें डालनी पड़ती थी मीडियम में, यहाँ एक ही चीज डालनी पड़ रही है, तो ये सिंगल सॉल्यूट बफर कहलाता है। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच हेंडरसन इक्वेशन से आया जा सकता है। बफर सॉल्यूशन का पीएच, आपने मीडियम में एसिड ले रखा है, उसके साथ में सोडियम एसीटेट या कुछ और ले रखा है जो एसीटेट आयन देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मीडियम इस इक्विलिब्रियम के साथ में और क्या है, ये इक्विलिब्रियम मीडियम में रहता ही रहता है, मगर ये इस वाले से अफेक्ट हो रहा है कि ये एसीटेट आयन दे रहा है तो अफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम मीडियम में रहेगा, इसका Ka मेंटेन रहेगा। मीडियम के एसीटेट आयन H+ आयन बदल सकते हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदल सकती है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka। ठीक है, तो इस Ka को मेंटेन रखते हुए अगर हम, हाँ जी बोले रॉबिन। अगर इस Ka को मेंटेन रखते हुए हम इस H+ को निकालें, जगह Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन जो कि सॉल्ट से आता है, और फिर इसमें दोनों तरफ लॉग ले लें तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द मीडियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। वैसे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड के बजाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन एसिड होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 था
सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन C2 लिया था, तो ये पूरा टूट जाएगा और मीडियम में C कॉन्सेंट्रेशन एसीटेट आयन का देगा। अब वहां C2/C1 लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये एसीटेट आयन सपोज कैल्शियम एसीटेट से लाए होते, अगर हम ये एसीटेट आयन कैल्शियम एसीटेट से लाए होते और वो C2 कॉन्सेंट्रेशन पे होते, तो कैल्शियम एसीटेट विल गिव 2C2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, और ये सॉल्यूशन में यहाँ 2C2 आता। ऐसा ही बेसिक बफर में भी ध्यान रखेंगे। बेसिक बफर की जो हेंडरसन इक्वेशन होती है वो POH के फॉर्म में होती है। अगर आपके पास में बेसिक बफर था NH4OH NH4Cl का, तो इसका pH इस इक्विलिब्रियम के Kb से आता। Kb equals to ammonium ion concentration into OH ion concentration of the medium upon NH4OH concentration of the medium, और हेंस फिर इसका OH ion concentration निकालते पहले हम, जो कि Kb इंटू बेस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता, और इसके कारण POH आता। तो pH equals to PKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन। तो हेंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर की POH के फॉर्म में होती है। बफर सॉल्यूशन का जो pH होता है वो डिपेंड करता है कि बाहर से एसिड या बेस मिलाने पर ये रेशो कितना चेंज हुआ, क्योंकि pKa चेंज नहीं होगा। सपोज एक बफर है, उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन A मोल्स पर लीटर है और उससे आने वाले कॉन्जुगेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन N मोल्स पर लीटर है, तो pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ S अपॉन A, इसका pH होता। बफर सॉल्यूशन का pH बाहर से एसिड या बेस मिलाते हैं तो हल्का सा pH चेंज होता है, लेकिन वो चेंज होता है क्यों? चेंज होता है इसके रेशो के चेंज होने से, और ये चूंकि बहुत हाई क्वांटिटी में लिए हैं, तो अगर हमने एक बफर में x मोल OH आयन ऐड कर दिए, तो वो OH आयन x मोल H+ को कंज्यूम कर लेंगे वाटर बनाने के लिए, तो ये इक्विलिब्रियम आगे आएगा, तो ये हो जाएगा S प्लस x और ये हो जाएगा -x, तो इसका नया pH होगा pKa प्लस लॉग ऑफ S प्लस x अपॉन A माइनस x। इस प्रकार से pH चेंज होता। तो एक बफर सॉल्यूशन में बाहर से एसिड या बेस मिलाने पर उसका pH चेंज होता है। अगर इस बफर में आपने x मोल H+ मिलाए हो, तो वो H+ जो एक्स्ट्रा आते हैं उनको ये कंज्यूम करके ये बन जाता, तो ये S था, तो ये S माइनस x और ये A+x हो जाता इस इक्विलिब्रियम के बैक जाने से। यहाँ उल्टा कर देते, ऐसे कुछ ना जाते हैं। एक बफर की बफर कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडेड टू द बफर अपॉन चेंज इन pH। एक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के कितने मोल ऐड किए गए हैं अपॉन pH में क्या चेंज आया है। मतलब एक बफर की बफर कैपेसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द pH ऑफ ए बफर बाय 1 यूनिट। किसी बफर का pH 1 यूनिट चेंज करने के लिए आपको कितने एसिड या बेस लगते हैं, कितने मोल एसिड या बेस लगते हैं। अगर ये S और ये A की वैल्यू बहुत हाई रहती,
तो s प्लस एक्स a माइनस एक्स बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर s और a बहुत हाई होते, इफ concentration of salt and acid is high, then s plus x is nearly equal to s होता, a minus x is nearly equal to a होता। मतलब बफर के पीएच पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसका पीएच में चेंज काफी कम आता, उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा रहती। तो एक बफर की बफर कैपेसिटी ज्यादा कब रहेगी? व्हेन इट इज अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड बफर। एक बफर जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, उसकी बफर कैपेसिटी उतनी ज्यादा रहेगी, उसका पीएच चेंज उतना कम आएगा। और अगर ये दोनों बराबर होते, मीन रेशो s अपॉन a इज 1, तो इस रेशो पे प्लस एक्स माइनस एक्स करने का ज्यादा फर्क नहीं आता। इसलिए एक बफर की बफर कैपेसिटी हाई रहती है दो कंडीशन में, जब S और A दोनों बहुत हाई रहते हैं और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन लगभग इक्वल लिए जाते हैं, तब उस बफर की बफर कैपेसिटी हाई रहती है। वो बफर ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड या बेस को रेजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इंडिकेटर थ्योरी। एसिड या बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, जो अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि एंड पॉइंट आ गया है। तो इंडिकेटर थ्योरी, द इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। इंडिकेटर्स वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जिनके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म्स में कलर का डिफरेंस रहता है। तो एक ऐसी स्पीशीज जो खुद एसिडिक है, तो वो मीडियम के एच आयन से उसका इक्विलिब्रियम आगे पीछे जा सकता है, और उसके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कलर का डिफरेंस है। तो जब ये इक्विलिब्रियम आगे पीछे जाएगा तो कलर का चेंज आएगा, और ये इक्विलिब्रियम आगे पीछे जा सकता है मीडियम के H प्लस आयन से, क्योंकि इंडिकेटर खुद वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इंडिकेटर का इंडिकेटर कांस्टेंट KIN, ये है तो Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन उसको KIN कहते हैं। तो मीडियम के H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेशो HIN अपॉन IN को डिसाइड करेगा। मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेशो HIN और IN को डिसाइड करेगा कि ये रेशो कितना रहना है। मतलब मीडियम का pH ये डिसाइड करेगा कि ये रेशो कितना रहना है। ये रेशो अगर 1 है तो ये इंडिकेटर अपने इंटरमीडिएट कलर का है, मतलब तब उसमें जितना फॉर्म, अगर ये रेशो 1 है मतलब जितना फॉर्म ब्लू है उतना ही फॉर्म रेड है। ये दोनों कलर के बिल्कुल इंटरमीडिएट कलर के ऊपर है ये इंडिकेटर। और ऐसा तब होता है जब मीडियम का पीएच PKIN के बराबर होता है। लेकिन अगर इंडिकेटर में ये रेशो करीब करीब 10 या 10 से बड़ा हो जाए, अगर ये रेशो 10 या 10 से बड़ा हो जाए तो वो इंडिकेटर केवल IN नेगेटिव दिखाएगा, मतलब इंडिकेटर सिंगल कलर का दिखेगा। मगर ऐसा कब होगा? अगर यहां हम इसको 10 रख दें तो ऐसा होगा व्हेन pH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PKIN प्लस 1। ऐसा तब होगा जब मीडियम का pH PKIN प्लस 1 से ज्यादा होता है। मतलब PKIN अगर 5 है तो 6 pH पर या उससे हायर pH पर केवल IN नेगेटिव आपको दिखेगा, उसका कलर आपको दिखेगा। लेकिन अगर ये रेशो IN और HIN 1 अपॉन करते हैं
तो ये 10 टाइम्स होगा या लेस देन और इक्वल टू 1/10। तब ये HIN अकेला दिखेगा और ऐसा तब होगा pH लेस देन और इक्वल टू PKIN -1 के बराबर होगा। मतलब एक इंडिकेटर के लिए pH रेंज PKIN ±1 इंडिकेटर की रेंज हो जाएगी। अगर उस इंडिकेटर का PKIN कुछ है तो इससे +1 और इससे -1 इस pH रेंज के बाहर केवल एक चीज का कलर आपको दिखेगा। इस रेंज के बाहर केवल एक कलर दिखेगा, लेकिन इस रेंज के अंदर आपको मिक्स कलर दिखेगा उस इंडिकेटर का। तो एक इंडिकेटर का कलर चेंज कब होता है? बिल्कुल प्रेग्नेंट कलर चेंज कब होता है? जब वो HIN से सीधे IN पहुंचता है, इसको पूरे को क्रॉस करके। तो उसकी जो रेंज है वो पूरी क्रॉस होनी चाहिए अगर आपको उस इंडिकेटर से कलर चेंज प्रॉपर देखना है। तो ये इंडिकेटर से रिलेटेड फार्मूला है। एक टाइट्रेशन की टाइट्रेशन रेंज में एक इंडिकेटर जिसका की इंडिकेटर यहां कहीं आती है, एक इंडिकेटर जिसकी रेंज यहां कहीं लाई करती है। आप टाइट्रेशन करते गए थे, pH यहां पर था, pH यहां पर था और एक ड्रॉप के बाद pH सीधे यहां आ गया, तो आप उस इंडिकेटर की पूरी रेंज क्रॉस कर गए। तो वो इंडिकेटर अपने HIN के कलर का था और पूरी रेंज एक ड्रॉप से क्रॉस हो गई और आप IN पे आ गए, तो ये आपको सिग्निफिकेंट कलर चेंज दे देगा। तो एक ऐसा इंडिकेटर जिसकी इंडिकेटर रेंज इस टाइट्रेशन कर्व के इस स्टीप रीजन में आ जाती है अंदर पूरी, वो प्रॉपर इंडिकेटर रहता है कि वो एक ड्रॉप से अपना पूरा कलर दूसरे साइड चेंज कर देता है। लेकिन एक इंडिकेटर है जिसकी रेंज यहाँ कहीं लाई करती है और आप टाइट्रेशन करते गए, तो आपके टाइट्रेशन में यहाँ तक जब आप पहुंचे तो आप इंडिकेटर की रेंज की वैल्यू क्रॉस कर गए और वो अपना कलर चेंज चालू कर देगा देना। जबकि अभी एंड पॉइंट नहीं आया, एंड पॉइंट यहाँ पर है, आपको वो एंड पॉइंट यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा, एरर बहुत ज्यादा आएगी। तो ऐसे इंडिकेटर टाइट्रेशन में ठीक नहीं रहते। नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। sparingly soluble salt of a strong acid and strong base. Sparingly soluble salt of a strong acid and strong base. Strong acid and strong base का sparingly soluble salt. Suppose AgCl, ये sparingly soluble salt है, तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन देता है। अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर, अगर AgCl पड़ा हुआ है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, तो जितना मैक्सिमम AgCl यहां से वाटर में आ सकता था वो आ जाएगा और जितना डिसॉल्व होगा उतना ही ये आएगा, उतना ही ये भी आएगा। तो इन प्योर वाटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl अगर S मोल पर है, इसके N मोल में से ये S मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ तो ये S आएगा, ये भी S आएगा और फिर KS रहेगा वो S² होगा। तो फॉर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन प्योर वाटर KSP विल बी इक्वल्स टू S²। चाहे आप इस सॉल्यूशन को ज्यादा लें कम लें, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। और फॉर अ जनरल सॉल्ट ऑफ टाइप AXBY इस XAN पॉजिटिव प्लस YBM नेगेटिव, तो इसके N मोल में से ये S मोल घुला था तो ये XS आएगा, ये YS आएगा।
तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन रहेगा x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू s की पावर x प्लस वाई। For a sparingly soluble salt of strong acid strong base, solubility और solubility प्रोडक्ट में रिलेशन ये रहेगा Bi2S3 dissociates to give 2Bi 3 positive plus 3S 2 नेगेटिव। इसके n मोल में से S मोल घुला और चूंकि ये Bi2S3 AX BY टाइप का है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो KSP विल बी इक्वल टू 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into S to the power 2 plus 3। इससे KSP और S का रिलेशन हम निकाल लेंगे। तो 108 S की पावर 5 विल बी इक्वल टू KSP, तो KSP बाय 108 का फिफ्थ रूट इक्वल टू S। इसी प्रकार से अगर आपके पास में सॉल्ट था CSI3 सॉलिड विल गिव यू सीजियम, तो इसमें CSI3 का सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपने अगर किया KSP इक्वल टू x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 s की पावर 1 प्लस 3, तो आपने लिखा K इक्वल टू 27 s की पावर 4, तो ये गलत हो जाएगा। CSI3 इस प्रकार से नहीं टूटता है। सीजियम अल्कली मेटल है, वो 3+ आयन में नहीं टूटेगा। अगर एक सॉल्ट इस प्रकार से टूटता है तब उसके लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन अगर वो सॉल्ट इस प्रकार से नहीं टूट रहा है, जैसे C3 इस प्रकार से टूटता है, CSI3 जो है वो इस प्रकार से टूटता है, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 होगी और KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर बस रहेगा। इसलिए इस फॉर्मूले में ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉल्ट कैसे टूट रहा है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट इन प्योर वाटर, एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में लेकिन अगर ये सॉल्ट प्योर वाटर के बजाय किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाला गया होता जिसमें इन दोनों का में एक आयन कॉमन उससे मिल रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सम कॉमन आयन KCl के प्रेजेंस में अगर AgCl घोला गया है तो AgCl डिसोसिएट कर Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा, मगर इससे जितने सिल्वर आयन मीडियम में आएंगे क्लोराइड आयन उतने तो आएंगे, लेकिन KCl से भी आएंगे। सपोज KCl का कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर लीटर था, तो ये टूटकर C मोल पर लीटर Cl माइनस आयन देगा। अब इन दोनों आयंस के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, मगर KSP वही रहता है, तो दिस टाइम KSP विल बी इक्वल टू S डैश इंटू S डैश प्लस C, बट दिस S डैश प्लस C कैन बी टेकन एज C ओनली, ये मानते हुए कि सारे के सारे क्लोराइड आयन KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं, क्योंकि वो वैसे भी AgCl के इक्विलिब्रियम को सप्रेस कर चुका है। तो KSP विल बी इक्वल टू S डैश इंटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम KCl। इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका तीसरा फॉर्म होता है
in complex setting ion, in complex setting ion, कॉम्प्लेक्स सेटिंग आयन के प्रेजेंस में यहां उल्टा हो जाता है, KCl Cl माइनस आयन देकर क्लोराइड के कारण AgCl के डिसोसिएशन को, AgCl के डिसॉल्व होने को सप्रेस कर रहा था। कॉम्प्लेक्स सेटिंग आयन में सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, AgCl सॉलिड डिसोसिएट होता है Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और ये Ag पॉजिटिव अमोनिया या साइनाइड आयन के कारण कॉम्प्लेक्स बनने लग जाता है। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यहां पर अगर सॉल्युबिलिटी S डबल डैश थी तो ये S डैश, ये S डबल डैश आएगा। S डबल डैश में से Y मोल्स पर लीटर सिल्वर आयंस कंज्यूम होकर कॉम्प्लेक्स बन गए, तो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन S डबल डैश माइनस Y है। एक इक्वेशन तो आपके पास रहेगी S डबल डैश माइनस Y इंटू S डबल डैश KSP, एक रहेगी फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मीडियम में सिल्वर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्वेश्चन में अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है वो दिया रहेगा, तो उसको डायरेक्ट रख देंगे। S डबल डैश माइनस Y सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन है, ये Y की टर्म को हटाना है। ये मान लेते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। क्योंकि ये फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई रहता है, ये इक्विलिब्रियम लगभग पूरा आगे प्रोसीड किया होगा, और हेंस दिस Y टेंड्स टू S डबल डैश। मतलब मीडियम में जितना सिल्वर आया था लगभग सारा कॉम्प्लेक्स में चला गया है। ये अप्रोक्सीमेशन करके मीडियम में जितना सिल्वर आयन आया था सारा की सारा कॉम्प्लेक्स में चला गया है। हम मीडियम का बचा सिल्वर आयन निकाल लेते हैं और उसको फिर यहां डाल देंगे तो S डबल डैश आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन इसमें करना रहता है। लेकिन ये फॉर्मूले तब के हैं जब वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो। सिल्वर एसीटेट ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है मगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो सिल्वर आयन तो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे मगर एसीटेट आयन हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। तो इनके हाइड्रोलिसिस के कारण मीडियम में एक इक्विलिब्रियम और बढ़ जाएगा। तो अब प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी अगर इसके n मोल में से S मोल्स डिसॉल्व हुए हैं तो एसीटेट आयन S मोल्स पर लीटर आएंगे। उन S मोल्स में से Y हाइड्रोलाइज हो गए हैं तो ये Y और ये Y बनेगा। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज वेरिएबल Y बढ़ जाता है। तो KSP इक्वल्स टू S माइनस Y इंटू S एक इक्वेशन रहती है। इस हाइड्रोलिसिस का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW अपॉन इस वीक एसिड का KA Y इंटू Y अपॉन माइनस Y ये रहता है। तो यहां से हमें सॉल्व करना रहेगा। लेकिन इस टाइप के सॉल्ट का यदि क्वेश्चन आता है फिर मीडियम का पीएच दे दिया जाता है, और अगर मीडियम का पीएच दे दिया गया है मतलब मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है तो Y की वैल्यू पता है, S माइनस Y की वैल्यू निकाल के यहां डाल देंगे। मगर इस टाइप के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन और बन जाते हैं। अगर मीडियम का पीएच बहुत हाई रहता है इन बेसिक बफर, अगर मीडियम का पीएच बहुत हाई रहता है मतलब बेसिक बफर है मीडियम में, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहेंगे
ये इक्विलिब्रियम पूरा बैक रहेगा एंड वी कैन कंसीडर कि एसीटेट हाइड्रोलाइज नहीं हुए। और हेंस जब एसीटेट हाइड्रोलाइज ही नहीं तो KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो ये क्वेश्चन में आपको प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी अगर पूछी है तो फिर pH ऑफ द सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, और या फिर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा ये बोलकर कि इन अ हाईली बेसिक मीडियम सिल्वर एसीटेट वाज डिसॉल्व्ड। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है व्हेन द सॉल्ट इज टेकन इन एसिडिक मीडियम। अगर इस सॉल्ट को एसिडिक मीडियम में लिया जाता है इन केस एसिडिक बफर, मीडियम का H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है और वो इस OH आयन को कंज्यूम कर लेता है। जब वो इस OH आयन को पूरा कंज्यूम कर लेता है तो वो एसीटेट आयन के हाइड्रोलिसिस को बहुत बढ़ा देता है। तो वहां हमें ये कंसीडर करना है कि मीडियम में जितना एसीटेट आयन आया था लगभग सारा की सारा हाइड्रोलाइज हो गया है और वीक एसिड बन गया है ये। तो दिस Y टेंड्स टू दिस S, यहाँ पे इस Y को S टेंड देंगे, हालांकि इस Y को S टेंड नहीं कराएंगे क्योंकि ये कंज्यूम हो चुका था। मतलब यदि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसको करना हो तो ये तो ठीक है, ऊपर लिखा है दिस Y टेंड्स टू S एंड दिस KW अपॉन मीडियम का H+। इस तरह से यहाँ से S माइनस Y की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, फिर ये ऐसा जाएगा इस इक्वेशन के थ्रू, जिसमें ये Y को हम S रख देंगे और इस Y को 10⁻⁻14 अपॉन H+ ऑफ द मीडियम रख देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी होती है। तो इसमें कोई डाउट है आपको? तो आयनिक इक्विलिब्रियम के थ्योरी पार्ट में कोई डाउट है? यू कैन रेज योर हैंड। सर स्पेरिंगली वो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी एक बार बता देना। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, सपोज आपने AgF सपोज आपने AgF और SrF2 दोनों को एक साथ सॉल्व किया, तो जैसे मीडियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम रहते हैं वैसे ही आपको इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे कि आपको जो फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों से आ रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है या S1 है तो ये S1 और ये आएगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S2 है तो ये S2 और ये S1 प्लस 2S2, ये रख के सॉल्व करना है। फिर इनके KSP एक्सप्रेशन में इसको लिखेंगे S1 इंटू S1 प्लस 2S2 और इसको लिखेंगे S2 इंटू S1 प्लस 2S2 का स्क्वायर। फिर ये क्वेश्चन आगे जो भी पूछा गया होगा उसको सॉल्व करना रहेगा। तो जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होते हैं वैसे ही साइमल्टेनियस सॉलिडिटी की भी क्वेश्चन होते हैं कि ये AgF अकेला रखा होता तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग थी और इसके साथ रखा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। वही कॉमन आयन इफेक्ट वाली बात आ गई। और किसी को कोई डाउट? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन एंड को प्रेसिपिटेशन, इशिता?
अपन ने कॉम्प्लेक्स हीटिंग आयन वाले में डिस्कस किया अभी, तो उसमें अपन सिल्वर आयन पूरा चला गया है कॉम्प्लेक्स में, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो हाँ सर ऐसा क्यों नहीं लेते कि अमोनिया पूरा खत्म हो गया है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड तो ऐसा नहीं लेते हैं कि अमोनिया पूरा खत्म हो गया है, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि अमोनिया पूरा खत्म हो गया है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CCl इन अ सॉल्यूशन विच इज 0.1 मोलर इन अमोनिया। मतलब सब कुछ होने के बाद भी सॉल्यूशन अमोनिया का 0.1 मोलर सॉल्यूशन था, तो वो क्वेश्चन में हम लेंगे। अगर दिया रहेगा तो ही लेंगे ना कि अमोनिया खत्म हो गया, हालांकि कभी ऐसा होगा नहीं क्वेश्चन में कि अमोनिया को आपने खत्म करवा दिया। और सर जैसे अपन ने अभी जब ग्राफ बनाया था, उसका टाइट्रेशन कर्व बनाए थे, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले के लिए जब मतलब थोड़ा बेस ऐड कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में बहुत कम चेंज आ रहा था पीएच में, जबकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले में पीएच में इनिशियली चेंज ज्यादा था, क्योंकि वीक था एसिड। तो सर वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला एसिडिक बफर बना रहे हैं अपन, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले को क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि पीएच में तो कम चेंज आ रहा है ना उसमें। बेस बफर उसको कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों के प्रति रेजिस्टेंस रखता हो। सिर्फ एक के प्रति रेजिस्टेंस रखने को बफर नहीं कहते हैं। मतलब एसिड डालेंगे तो शायद, मतलब एसिड डालेंगे तो भी पीएच में कम चेंज आना चाहिए और बेस डालने पर भी कम चेंज आना चाहिए। अगर एक चीज डालने पर पीएच में कम चेंज आ रहा है और दूसरे से बहुत तेज आ रहा है, भाई वैसे तो आप अकेला एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन देख लो। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर आप बेस डालते हो तो उसमें बहुत चेंज नहीं आता है, क्योंकि बेस डालने पे H+ कंज्यूम होते हैं, ये देने लगता है वापस H+। लेकिन ये बेस के प्रति रेजिस्टेंट है, मगर ये सॉल्यूशन एसिड के प्रति रेजिस्टेंट नहीं है। बफर की डेफिनेशन ये है कि एसिड और बेस दोनों में से किसी पे को भी डालने पर ज्यादा पीएच मिलना है। तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में एसिड डालने पे चेंज ज्यादा आ जाएगी। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड आपने HCl ले रखा है और इसमें आपने अब जैसे HCl ले रखा है, ये तो मीडियम में पूरा टूट गया, ये है ही नहीं। अब अगर आपने बाहर से OH- आयन मिलाया तो क्या होगा, मीडियम का H+ कम होने लग जाएगा, मगर उसको वापस रिप्लेनिश कर मीडियम में कोई है ही नहीं, तो पीएच में तेज चेंज आएगा। या पीएच में शुरू में भले कम चेंज आए, और वो जो कम चेंज आ रहा है वो लिए आ रहा है क्योंकि नंबर वाइज ये बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं कि ये रिप्लेनिश हो जा रहा है। हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम हो जो उसको रिप्लेनिश कर दे उस H+ आयन को। ठीक है सर। और कोई? तो एसिडिक बफर वाला एक बार केस फिर से बता दीजिए। एसिडिक बफर वाला मतलब उसका कौन सा वाला, क्या चीज उसकी? तब वो जो सोलिबिलिटी में हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट लिए थे अपन ने। अच्छा, अभी जे एडवांस में एक क्वेश्चन आया था कि AB is a salt of weak acid HB with strong base और solubility Y into 10 to the power -3 moles per liter थी, and Ka of this HB is given and KSP is given, then Y पता करना था at pH equal to 3। ये KSP ये दे रखा था 10 to the power -8 और KSP भी कुछ इस तरह से दे रखा था, चलो कुछ मान लेते हैं कि दिया होगा 10 to the -10 दिया होगा, ठीक है। तो देयर इज अ सॉल्ट AB ऑफ वीक एसिड HB, तो ये A नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव में टूटेगा एट pH इक्वल टू 3। मीडियम का pH 3 है तब, जबकि ये जो B नेगेटिव है इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो 10 to the power -8 Ka रखता है। तो हमें इसकी सॉल्युबिलिटी निकालना है एक प्रकार से, ये Y की वैल्यू निकालना है, मतलब सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो हमने क्या किया कि ये जब टूटेगा
मीडियम में A पॉजिटिव B नेगेटिव आएंगे, इस पे N मोल में से ये S मोल डिसॉल्व होगा तो ये S आएगा, ये S आएगा, ये B नेगेटिव मीडियम के H प्लस आयन से कंज्यूम हो जाएगा और अपना वीक एसिड बना देगा। मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, 10⁻³ मोल पर लीटर। मीडियम का pH 3 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है और Hb का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻8 है, तो उसका रिवर्स रिएक्शन का K जो रहेगा 1/Ka हो जाएगा, दैट इज 10⁻+8। और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना ज्यादा है कि अगर हम ये मानते हैं कि ये S+Y होता और ये Y बन जाता और हमको ये KSP दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन तो क्या होती, KSP = S × S - Y। दूसरी क्या होती, 10⁻+8 = Y upon S - Y into 10⁻³ लेकिन अब हम यहाँ पर फेयरली एज्यूम कर सकते हैं कि ये Y S के बराबर है। दिस Y टेंड्स टू S, 10⁻8 = S upon S - Y into 10⁻3। यहाँ से S - Y की वैल्यू पहले निकाल ली और इसकी वैल्यू पहले इक्विलिब्रियम में डाल दी। यहां से ये S² की वैल्यू आ गई और फिर इससे ये टर्म आ जाती है सॉल्युबिलिटी। मतलब ये जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, फिगर हो सकता मैं भूल गया हूं कि क्या थे, बट इस टाइप का क्वेश्चन उसमें दिया था कि एट pH = 3, मीडियम का pH 3 था और उस पर आपको एक एसिड एक सॉल्ट दे रखा था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और वो वीक एसिड का सॉल्ट था इसलिए वो हाइड्रोलाइज होगा। अच्छा, एक तरह से हमने देखिए ये हाइड्रोलिसिस वाला इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि अपन इसको हाइड्रोलाइज, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि सपोज ये आया मीडियम में और ये कुछ पार्ट हाइड्रोलाइज होता है प्योर वाटर में जब रहता है तो, और वीक बेस बनाता है। इस क्वेश्चन को हम अपनी पुरानी वाली अप्रोच से कर सकते थे, आंसर आता कि इसका Y मोल हाइड्रोलाइज हो गए और Y मोल हाइड्रोलाइज होगा तो ये Y और ये Y आया, मगर ये Y नहीं आएगा, ये तो मीडियम के pH से डिसाइड होगा। ये 10⁻14 अपॉन 10⁻3 10⁻11 है मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, और मीडियम एसिडिक है, जो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन को इतना कम कर रहा है तो ये लगभग पूरा ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये Y टेंड्स टू S करा लेंगे। तो हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम था 10⁻10 = S × S - Y, और एक इक्विलिब्रियम ये था। अब अपन इसको लिखेंगे 10⁻14 अपॉन 10⁻8 इक्वल्स टू Y इंटू मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन S - Y, और इस Y को 10 करा देंगे S, यहीं से Y को जब हम S 10 करा देंगे तो हमारे पास में इक्वेशंस यही बनेंगी, 10⁻, वो Y को S 10 करा दिया तो S - Y की वैल्यू यहाँ से आ गई S इंटू 10⁻-11 इंटू 10⁻-8 अपॉन 10⁻-14, तो ये हो जाएगा +3 और ये -8 यहाँ था। तो यहाँ से भी वैसे ही किया जा सकता था कि हमने इस आयन को मीडियम के H+ से कंज्यूम होता माना, या हमने इसको हाइड्रोलाइज होता हुआ माना, मगर मीडियम का जो pH था वो इतना कम OH आयन किया हुआ था कि ये इक्विलिब्रियम हाइड्रोलिसिस वाला लगभग पूरा आगे चला गया और ये S है। और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है?
चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे।